बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बेटा खामोश हो जाएं, आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ जी नहीं, आज नहीं, कल 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 हाँ कोई बात नहीं है, या मैं 3 बजे वापस आऊँगा। असल में मैंने ये लेक्चर के फ़ौरन बाद एक जगह मीटिंग पे जाना, तो इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैं 3 बजे वापस आ जाऊँगा, फिर हो सकती है मुलाकात। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने टैक्स में आगाज़ किया था हेड्स ऑफ इनकम का, और हमने कहा था कि हेड्स ऑफ इनकम एक्चुअली कहाँ लिखे हुए हैं? सेक्शन 11 के अंदर लिखे हैं। वहाँ 5 हेड्स ऑफ इनकम लिखे हैं: सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए हम एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। यानी अगर कोई इनकम किसी और हेड में फिट ना बैठे तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल देंगे। यानी इसके स्कोप को ज़्यादा वाइड कर दिया गया है। फिर हमने कहा यार कोई भी हेड ऑफ इनकम पढ़े तो 4 बातों को पढ़ना है। नंबर 1, स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब क्या है? कौन सी इनकम है जो इसमें शामिल है और कौन सी इनकम है जो इसमें शामिल नहीं है। बाद दफ़ा ये दोनों बातें होती नजर आएंगी और बाद दफ़ा कोई एक होती नजर आएगी। फिर दूसरा था डिडक्शन, कौन से खर्चे माइनस होंगे। डिडक्शंस यानी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, या कौन से खर्चे अलाउ नहीं होंगे। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे तो वहाँ हमें ये वाली लिस्ट भी नजर आएगी, कौन से खर्चे अलाउ नहीं होंगे। जो हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। अच्छा जी, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हमें ये बात नजर आएगी कि कौन से खर्चे अलाउ नहीं है और कौन से खर्चे अलाउड है। ये तो हर हेड में ही नजर आएगा, लेकिन कौन से अलाउड नहीं हैं ये हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाके समझ आएगी। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का मतलब है गवर्नमेंट ने टैक्स रिसीट बेसिस पर लेना है। जब मैं इनकम रिसीव कर लूंगा, जब, या अक्रूवल बेसिस पर। मैंने अर्न कर ली, अब जाहिर आप अकाउंटिंग इतनी पढ़ चुके हैं, मैंने अर्न कर ली, अभी रिसीव नहीं हुई है, क्या जब टैक्स लगेगा? तो एक ऐसे भी हो सकता था कि हम टैक्स का कोई एक उसूल बना देते। हम कहते हैं यार टैक्स जो है ना रिसीट बेसिस पे चलता है, या हम कहते हैं जी सारा टैक्सेशन का निज़ाम अक्रूवल बेसिस पे चलता है, तो फिर ये सवाल ना पैदा होता। नहीं, प्रॉब्लम ये है हम जिस हेड का जिक्र कर रहे होते हैं वहाँ डिफाइन करता है, कहीं रिसीट कह देता है, कहीं अक्रूवल कह देता है। इसलिए हमें हर दफ़ा ये बात हाईलाइट करनी पड़ेगी कि भाई ये वाली इनकम रिसीट बेसिस पर टैक्स होगी या कि अक्रूवल बेसिस पर टैक्स होगी। और फिर आखिरी बात हो गई कि भाई जब टैक्सेशन होगी तो ये NTR में जाएगा या क्या मतलब, क्या मैंने इसके ऊपर शेड्यूल लगाना है या इसका कोई अपना रेट है? ठीक है ना, क्या सारी इनकम को इकट्ठा करके एक दफ़ा रेट लगाना है या इनकम पर अलग अलग रेट लगाना है? अभी फिलहाल मोटी मोटी हम इतनी बात ही पढ़ रहे हैं। फिर हम कल चले थे, अपने स्कोप डिफाइन किया था, इनकम फ्रॉम द रेंट रिसीव और रिसीवेबल। बस यहीं से डिसाइड हो गया अक्रूवल बेसिस। एक सवाल का जवाब मिल गया था। बाय अ पर्सन, इसका मतलब है सब लोग। पर्सन में कंपनी भी शामिल है, इंडिविजुअल भी शामिल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी शामिल है। फॉर अ टैक्स ईयर, हर साल, अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। वो कहते हैं कोई भी रेंट आएगा, इसका मतलब ये बनना था कोई भी रेंट आएगा। लेकिन लॉ ने कहा नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम कोई भी की बात नहीं कर रहे। इसीलिए उन्होंने फौरन रेंट को डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा यार रेंट का क्या मतलब? उन्होंने कहा रेंट मीन्स, एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन दे दी, एनी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। और फिर आ गया एंड इंक्लूड्स एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट। ठीक है ना, ये 2 बातें ऐड हो गई थी। फिर हमने कहा कि जनाब और कल हम ये बात डिटेल में कर गए थे, ये वाली बात हमने कर ली थी। फिर एक एक्सेप्शन आई कि अगर प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दे दी जाए, तो कहता है यार ये सारी अमाउंट उठाकर कहाँ ले जाएं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाएं। क्या इंक्लूड होगा? पता चला नॉर्मल रेंट, ओनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग और फॉरफिटेड डिपॉजिट। क्या इंक्लूड नहीं होगा? ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ना। फिर और आगे चले तो फिर एक और एक्सेप्शन आई कि अगर आप रेंट में ही, अब प्लांट एंड मशीनरी की बात नहीं हो रही, आपने घर रेंट पे दिया, आपने कहा बिजली का बिल हम पे करेंगे, एमिनिटीज हम पे करेंगे, यूटिलिटीज हम पे करेंगे, कार्ड के पैसे हम पे करेंगे, इस सारी सर्विसेज के अगेंस्ट हम आपसे 15,000 रुपया लेंगे।
कहता है ये 15,000 रेंटल इनकम नहीं है, इसको अलग कर लें, लेकिन जो बाकी रेंट है वो इसी जगह पर रहेगा। लॉ ने एक जगह अपोर्शन कर दिया, एक जगह सारे को उठा के ले गया, हालांकि वहां भी अपोर्शन हो सकता था। इसी को कहते हैं लॉ इज ब्लाइंड। जैसे लिखा है, फर्निश की अभी बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा तो फिर बात करेंगे। फर्निश से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, फर्निश से रेंटल वैल्यू बढ़ जाएगी, बस रेंट बढ़ जाएगा अल्टीमेटली, और कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आगे जिक्र करेंगे इसका। अच्छा जनाब, ये यहाँ तक पहुँच गए थे और फिर हमने डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस करना है 3 चीज़ें हमने रेंट में टैक्स करनी थी। एक मंथली रेंट टैक्स हो गया, एक फोरफिटेड डिपॉजिट टैक्स हो गया। आपको पता है जब आप कोई रेंट पर बिल्डिंग लेते हैं तो आम तौर पर एडवांस भी लिया जा रहा होता है आपसे। आप तो हॉस्टल्स में से गुजर कर भी आ रहे हैं, बच्चे खुद भी आपके हाथ से भी ये बात गुजर रही। एडवांस को लॉ कहता है यार ये 2 तरह का है, वन इज कॉल्ड नॉन एडजस्टेबल एडवांस एंड अदर इज एडजस्टेबल एडवांस। एडजस्टेबल का तो मतलब है कि मैंने कहा यार आप घर किराए पर ले लो, मुझे साल का किराया एडवांस में दे दो। कहता यार ये क्या बात हुई? कहता यार नहीं मुझे पैसों की जरूरत है, मैं तो घर किराए पर दे ही इसलिए रहा हूँ। कहता अच्छा चलो ठीक है यार, मुझे भी घर चाहिए भाई, ये लो। तो जब आपने मुझे साल का एडवांस दे दिया तो अब अगले 1 साल तक आप मुझे रेंट दोगे क्या? नहीं दोगे? नहीं देंगे। वो कहता है यार ये तो एक ही बात हो गई है, सिर्फ आपने पैसे पहले दे दिए, ये क्या हुए जा रहा है? एडजस्ट हो रहा है कि जनाब अक्टूबर का रेंट आ गया, नवंबर का आ गया, दिसंबर का आ गया, तो ये तो ऐसे जो एडवांस दिया हुआ है ये एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगा। वो कहता है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, ये तो ऑलरेडी हम टैक्स कर रहे हैं। आपने एक घर दिया किराए पर, लेट्स अज्यूम 10,000 रेंट था और 12 मंथ के लिए दिया, साल में 1,20,000 रुपया आना है, मंथली आ रहा है, तब भी कितनी अमाउंट टैक्स होगी? 1,20,000। इसने 1 गो में ही दे दिया है, तब भी 1,20,000। ये रहता रहा है, अभी इसने रेंट दिया नहीं है, तब भी 1,20,000, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे होना है ना, रेंट रिसीव और रिसीवेबल। जब अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं तो एडवांस का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ये बात समझ आइए? इसे पहले टैक्स की बजाय अकाउंटेंट की नज़र से देखें। जब कोई हेड ऑफ इनकम अक्रूवल बेसिस पर टैक्स हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसने खुद ही एडजस्ट हो जाना है इसके अंदर। सारा एक ही दफ़ा ले लिया तब भी 1,20,000 इनकम है, 1 रुपया भी नहीं लिया तब भी 1,20,000 इनकम है, मंथली आता रहा तब भी 1,20,000 इनकम है, तो कोई फ़र्क पड़ता ही? प्रॉब्लम कहाँ है? आपने कहा नहीं भाई 1,20,000 तो ये है, 10 लाख रुपया मैंने आपसे एडवांस लेना है। कहता अच्छा जी फिर 10 लाख जब तक पूरा नहीं होता, जब तक मैंने रेंट नहीं देना? कहता नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे पास एज ए सिक्योरिटी रहेगा, मंथली रेंट आप अलग दोगे। इसको क्या कह रहे हैं हम? नॉन एडजस्टेबल एडवांस। लॉ को यहाँ शक पड़ा है कि क्या ये इनकम है। अब हम अकाउंटेंट क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं दिमाग खराब हो गया, ये तो लाइबिलिटी है, किसी के पैसे हमने देने हैं, एडवांस लिया और वो रिफंडेबल है, तो ये तो लाइबिलिटी है। अब अकाउंटेंट की नज़र में ये लाइबिलिटी है। टैक्स कहता नहीं यार है तो लाइबिलिटी, इतना तो पागल हम भी नहीं है, थोड़ी सी समझ हमें भी है, लेकिन इसमें से इनकम की भी खुशबू आती है, ठीक है ना, इसमें से इनकम की भी खुशबू आती है। वो कहते हैं वो कैसे? कहते हैं देखो हमारे ना जहन में एक बात है कि सारे टैक्स पेयर चोर हैं, सारे टैक्स पेयर ना इधर से पकड़ कान उधर से पकड़ कान टैक्स मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो हम हर उस रास्ते को भी रोकते हैं जहाँ से टैक्स मैनेज होता नजर आ रहा हूँ। कहते ये क्या मतलब हुआ? कहते देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये जो बिल्डिंग थी ना जिसका रेंट था, फर्ज किया मंथली रेंट था 5 लाख रुपया, तो इस बंदे ने देखा कि मैं 5 लाख रेंट लूँगा और 12 महीने का रेंट आएगा तो साल में 6 मिलियन 60 लाख रुपया मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। इसने देखा जो सामने वाला बंदा है ना जो मेरा घर किराए पे लेना चाह रहा है, ये कैश रिच कंपनी है, इसके पास कैश है, कैश की प्रॉब्लम नहीं है इसे। इसने कहा देखो मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, तुम मुझे घर ना 3 लाख रुपया रेंट पर दे लो मेरे से।
मुझे 10 मिलियन एडवांस दे दो, 1 करोड़ रुपए, जब तुम घर छोड़ोगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम्हें भी फायदा होगा, तुम्हारा रेंट मंथली कितना हो जाएगा, 3 लाख 5 की बजाय। अच्छा वो पहले ही कैश रिच कंपनी है, हमने देखा यार ठीक है, इससे तो अच्छी बात है, कोई बुरा सौदा नहीं है, आपसे साथ उसने एग्री कर लिया। अब आप 36 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, और इसको कहना चाह रहे हो कि ये तो अमानत पड़ी है, किसी की लाइबिलिटी है। लॉ कहता है यार वैसे बाय द वे तुमने ये बात की क्यों थी? कहता है सच बताऊं या टैक्स वाली बात? कहता नहीं सच बताओ। कहता है मैंने सोचा ये 1 करोड़ आएगा ना, इसको फलां जगह इन्वेस्ट कर दूंगा, प्लॉट ले लूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो 2 लाख की बजाय 4 लाख महीने का यहाँ से निकाल लूंगा मैं। कहता देखा मैं कह रहा था ना इसमें से खुशबू आ रही है मुझे। इस वाले बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए लॉ क्या कर रहा है? कह रहा है ये जो एडवांस है ना, ये आपकी अकाउंटिंग की सारी लैंग्वेज में लाइबिलिटी है, हम इसको भी इनकम बना रहे हैं। लेकिन कैसे बना रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि 1 करोड़ रुपया इनकम होगी। कहते नहीं ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादती नहीं करनी हमने आपके साथ। आपने ये 1 करोड़ रुपया लिया है, पहली बात ये कौन सा 1 करोड़ होना चाहिए? नॉन एडजस्टेबल होना चाहिए, पहली बात तो ये है। वो कहते फिर अब हम ये करेंगे कि इसके 10 हिस्से कर देंगे, ठीक है ना। 1/10 ऑफ द एडवांस जो है ना, वो पहले साल में आपकी इनकम तस्वुर कर लेंगे, 10 लाख रुपया, इसका 10 लाख अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, ऐसे इस इनकम को 10 सालों में डिवाइड कर देंगे। अब जहां आप इस साल की इस रेंट का टैक्स दोगे, उसमें 10 लाख ये भी ऐड हो जाएगा। अब आपने ये नहीं कहना कि सर ये बराबर तो नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, लॉ ने बस ऐसे अज्यूम कर लिया, एक रास्ता निकाला है एडवांस का। बात समझ आ रही है? वो कहते हैं अगर कोई नॉन एडजस्टेबल एडवांस लेगा बंदा, तो हम उसका 1/10 जो है इनकम में ऐड करते जाएंगे। और अब अज्यूम कर लें अगर ये टेनेंट चलता रहा, एक ही बंदा है, तो 10 साल तक ऐसे होगा, 11वें साल में ऐड करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये सारी इनकम ऐड हो चुकी हुई है। अब अगले 10 साल के बाद 11वां साल, 12वां साल, 15वां साल तो चलता रहे, कोई बात नहीं, अब क़यामत तक वो बैठे रहे, कोई मसला नहीं, अब दोबारा ऐड नहीं कर रहे। पहला मोटा सा उसूल समझ आ गया? वो कहता नहीं अगर कोई बंदा 10 साल से पहले ही छोड़ दे फिर क्या करेगा? कहता हाँ ये भी मसला तो आएगा ये। वो कहता अच्छा ऐसा करते हैं, पहली बात तो फिर वो एक अकाउंटेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि यार अगर आपका घर खाली हो गया दरमियान में साल के, तो कहते हैं यार फिर हमें वो लगाना पड़ेगा जैसे अकाउंटेंट सोचते ना, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। वो कहते हैं जिस साल में ये टेनेंट आया करेगा ना, उस साल हम 10 लाख पूरा ही ऐड करेंगे, यानी 1/10 पूरा ही ऐड करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये तो आया ही मई में था, बस पूरा ऐड कर देंगे। और जिस साल ये छोड़ के जाएगा उस साल ऐड नहीं करेंगे। एक किस्म की पॉलिसी वैसी बन गई, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते हैं ना फिक्स एसेट में, नहीं बनाते? बनाते ना। और एक दूसरी पॉलिसी थी टाइम अपोर्शन, वो कह रहे थे हम टाइम अपोर्शन नहीं कर रहे, ये समझाना चाह रहा है लॉ। अच्छा जी, एक शख्स आ गया 2019 में आपके पास किराएदार आ गया, 2023 में उसने 15 मई 2023 को आपका घर खाली कर दिया, इसमें पूरी अमाउंट ऐड करें, इस साल कोई अमाउंट ऐड नहीं करेंगे, खत्म हो गई कहानी। तो ठीक है, कहता फर्ज करे अब एक नया टेनेंट आ गया, फिर क्या करेंगे? कहते यार उसको भी बताते हैं क्या करेंगे, पहले यहां तक को दोबारा समझ लो। रेट कितने हिस्सों में बांट दिया? एडजस्टेबल एंड, वो कहता है जो नॉन एडजस्टेबल है ना, इफ द एडवांस इज नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट मंथली रेंट देन इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। वो कहता है अंडर सेक्शन 16 का मतलब है प्रॉपर्टी इनकम बन गया।
और अगर वो है तो फिर वो कहता है ये तो खुद ब खुद ही आई हुई है, पहले ही आई हुई है अक्रूवल बेसिस की वजह से। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, वो कहता है अच्छा जनाब। अब एक बात और, चलें पहले 10 साल कैसे चलेंगे? 1/10 of unadjustable advance shall be included in the income of the taxpayer under the head income from, और जब 10 साल पूरे हो जाएंगे no amount will be added under the head of income। अगर सेम टेनेंट चलता रहा तो बस 10 साल तक ऐड करेंगे, 10 साल के बाद ऐड करना रोक देंगे। लेकिन अगर नया बंदा आ गया, when tenancy vacated during 10 year, यानी 10 साल में ही बंदा छोड़ गया, साल बाद ही छोड़ गया, 2 साल बाद ही छोड़ गया, अब क्या होगा? वो कहते हैं यार इस बात को कैसे करेंगे? नो अमाउंट विल बी एडेड इन द ईयर ऑफ, किसकी अमाउंट ऐड नहीं होगी? जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसकी अमाउंट ऐड नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखी डेट, क्या डेट लिखी? 15। फर्ज किया अब आपने यहाँ घर खाली हुआ 15 मई को, आपने कहा अब ये टेनेंट गया है, मैं थोड़ी रिपेयर मेंटेनेंस करवा लेता हूँ, और आपने दोबारा किराए पर दिया 1 जुलाई 2023 को। अगला टैक्स ईयर शुरू हो गया। इस टैक्स ईयर में एक बंदा छोड़ के गया है, नो अमाउंट विल बी एडेड इन दिस ईयर। क्यों? जब ये आया था पूरी अमाउंट ऐड कर ली थी, अब चला गया है नो अमाउंट। लेकिन अगर उसी दिन अगला बंदा आ गया तो फिर इसकी तो कोई अमाउंट ऐड नहीं करनी थी, लेकिन वो जो नया आया उसके ऊपर उसूल कौन सा लगना है? वो कहता है वो बताते हैं क्या उसूल लगना है। इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेंस्ट एन अदर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, न्यू एडवांस लेस द प्रपोर्शन। अच्छा, पहले ये वाली क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको वहां तक का न्यूमेरिक करवा दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए, वरना यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगी। अच्छा, पहले एक लाइन पढ़ते हैं जरा, अपने अपने तौर पे, आपने बोलना नहीं है। इस लाइन को पढ़ के इंटरप्रेट करें क्या लिखा हुआ है। ये मैंने समझा दी आपको, इतना पढ़ के मुझे समझाइए क्या लिखा हुआ है। इंटरप्रिटेशन करें, अपनी आंखों से पढ़ के इंटरप्रेट करें कि क्या कह रहा है लॉ। जो मैं कह रहा था वही कह रहा है, हाँ? कि कुछ और भी कह रहा है? अच्छा जी, क्या कह रहा है लॉ कि भाई अगर कोई भी बंदा, कोई इसमें से बारीक नुक्ता निकाला है, इसमें से कोई बारीक नुक्ता निकाला है, जी इसको भी रेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये तो बारीक नहीं है, तो मोटी बात है, हम बारीक ढूंढ रहे हैं मतलब ये तो मोटी बात है कि इसको रेंट ट्रीट करेंगे, हम इसमें से बारीकी ढूंढ रहे हैं, लॉ की इंटरप्रिटेशन ढूंढ रहे हैं। 9 वाली बात भी मोटी हो गई, ये तो उसूल हो गया ना ये तो उसूल हो गया। 1/10 वाली बात भी मोटी हो गई, शैल भी मोटी हो गई। ऑनर ऑफ दी बिल्डिंग, एक बंदा लैंड किराए पर दे देता है और वो एडवांस ले लेता है, उसकी अमाउंट नहीं ट्रीट होगी इनकम। ऑनर ऑफ दी बिल्डिंग, हाँ सारी जगह लिखा रहा था लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, लेकिन यहाँ लफ्ज, अब हो सकता है गलती से लिखा गया हो। इतने विजन के साथ ना उस वक्त लॉ बनाओ, लेकिन अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, क्योंकि हमने कहा था लॉ में जो लिखा है बस वही लॉ है। देखिए आप पीछे सारा लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग। अब आप एक प्लॉट 7 वाला बंदा कहता है जनाब आप हमें ले लें आप किराए पे प्लॉट पार्किंग के लिए, कोई बात नहीं है, इतना एडवांस दे दें, उसका एडवांस इनकम नहीं बना,
इस लफ्ज ना लिखने की वजह से। बात समझ आई है? अच्छा जी आगे चलते हैं। वेयर द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम ए टेनेंट एन अमाउंट विच इज, बाकी सारी बातें तो मोटी जिसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा चलिए जी हम एक छोटी सी कोई इलस्ट्रेशन करते हैं जहां से थोड़ी बात को समझने की कोशिश करते हैं। Mr. Kamran rented out a house on 1st July 2020 at a monthly rent of 100,000. As per agreement, 500,000 was received as non-adjustable advance on July 1st, 2020. Payment of the rent will be paid at the end of each respective month. Calculate property income for tax year 2021. प्रॉपर्टी इनकम में कितनी चीजें शामिल हो गई हैं? 3। मंथली रेंट जिसको एनुअलाइज करके ऐड कर देंगे, फोरफिटेड डिपॉजिट कभी कभार हुआ करेगा, एडवांस अगर नॉन एडजस्टेबल हुआ तो उसका 1/10 हुआ, तो एडजस्टेबल हुआ तो अक्रूवल में खुद ही एडजस्ट हो गया। अभी अपने यहाँ बात, ठीक है ना। इसका मतलब है हमारे ध्यान में यही फॉर्मेट होना चाहिए कि 3 चीजें उठानी है मैंने, तो हमने लिखा जनाब अच्छा जी मंथली रेंट 1 लाख ज़रब, अच्छा अगर वो कह दे लेकिन उसने इस साल कोई भी रेंट पे नहीं किया तो तब भी ऐसे ही होना है, बिकॉज रिसीव और रिसीवेबल अक्रूवल पर टैक्स होना है। इसमें ये बात चेक हमने चेक नहीं करनी। एक बात समझ आ गई। नंबर 2 फोरफिटेड डिपॉजिट, वो तो नजर नहीं आ रहा। नंबर 3 एडवांस 1/10 ऑफ द एडवांस। एडवांस कितना लिया? 5 लाख, उसका 1/10 50,000। इसका मतलब है 12,50,000 जो है ये इनकम में टैक्स हो रहा होगा। बात समझ आई है? तो कोई कॉपी शॉप ही निकाल लें, आप तो ऐसे बैठे जैसे हैं। कोई कैलकुलेटर को जहमत दे दें थोड़ी सी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चलें जनाब अगला सवाल करते हैं। अभी आपने सॉल्व करना है साथ साथ, ठीक है ना। Mr. Sultan rented out a house on July 1st, 2020 at a monthly rent of 1,50,000. As per agreement, 500,000 was received as non-adjustable advance on July 1st, 2020. Payment of rent will be paid at the end of each respective month. Monthly rent will be increased 10% annually. Calculate property income for tax year 2022. उसने डाटा देना शुरू किया है 1 जुलाई 20 का मतलब है 2021 का डाटा है, ठीक है ना। हमारे से पूछ 2022 की बात रहा है। तो सिर्फ एक बात ही, जाहिर आप क्यूएम पढ़ कर आए हैं, मैथ पढ़ कर आए हैं, तो 10% रेंट बढ़ चुका होगा। हमें जो रेंट आया 1 लाख 1.5 लाख की बजाय 1.5 लाख में 10% ऐड किया, 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो 1,65,000 हो गया। 1,65,000 मल्टीप्लाइड बाय निकालें। अब ये लिख के करें ना, ज़बानी नहीं बताना मुझे, लिखें शाबाश। सॉल्व करें, अब आपने सॉल्व करना है, इसको लिखना शुरू करें शाबाश। कॉपी निकालो, कॉपी किधर है? कैलकुलेटर पे करा था वो, कॉपी पे करते हैं भाई, कैलकुलेटर तो खुदकुशी कर रहा है। कॉपी किधर है आपकी भाई? लिख के करें शाबाश। हाँ लिख के करें, इसे खोल लो यार। इतना नहीं कागज महंगा हुआ जितना तुमने कॉपियां बिल्कुल ही बंद कर दी हैं। एडवांस वाला रिसीट बेसिक पर भी, हाँ वो भी करना है। जी जनाब, टैक्स ईयर 2022 तो 1,65,000 को मल्टीप्लाई किया 19,80,000। अच्छा अब 2021 में भी 110 चला गया था, 2022
22 में भी 110 चला जाएगा। इसके ऊपर नहीं 10% लगा देना। एडवांस तो जो लिया था वही लिया हुआ है ना, वो थोड़े बढ़ रहा है। वो तो एक मरतबा ले लिया था, वो वही 50,000 आ गया। तो कितना आ गया जनाब? 30,30,000। बात समझ आई है? ओके, चलिए एक बात को और इंटरप्रेट करें। यहाँ तक की बात समझ आ गई है ना? अब हम एक बात और अपनी आंखों से समझने की कोशिश करें। वापस चलें यहाँ से, अब एक और बारीक इंटरप्रिटेशन करें। हैं? कौन से वाले? सेकंड वाले की? अच्छा चले मैं दोबारा चलता हूँ उसके ऊपर, कोई बात नहीं। यहाँ से एक बारीक नुक्ता और पिक कर लें, फिर वापस चलते हैं। बारीक नुक्ता रिक्वायर्ड है, मोटे वाला नुक्ता नहीं रिक्वायर्ड है। एक बारीकी हमने पिक कर ली है पढ़ के। वेल डन, अच्छा आ गया, शाबाश, वेल डन। वेयर द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग रिसीव। अब देखें, जो मंथली रेंट है वो अक्रूवल बेसिस पे चल रहा है, और जो एडवांस है वो रिसीट बेसिस पे चल रहा है। ये वो पॉइंट है जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपने लॉ पढ़ना सीखना है। ये नहीं देखना सर ने बताया ऐसे करना है, नहीं नहीं नहीं, हम क्यों ऐसे कर रहे हैं ये सीखने आए हैं क्लास में। वेयर द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम ए टेनेंट। अब जरा गौर करें, जो मंथली रेंट है वो अक्रूवल बेसिस पे चेक हुआ है। अब हमें इस बात को समझने के बाद फोरफिटेड डिपॉजिट को भी रिविजिट करना चाहिए ना, कि वो अक्रूवल है या ये सीखने आए आप क्लास में। सब ये पढ़ना है हमने। चलें जनाब वहाँ वापस चलें। वो क्या कह रहा था जनाब? forfeited deposit paid, ये भी रिसीट बेसिस है। अच्छा, ये तो टेक्निकली हो भी रिसीट बेसिस ही सकता था ना, क्योंकि टोकन ही नहीं आया तो फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। इसका मतलब है 3 इनकम का जिक्र हो रहा है। 3 इनकम का जिक्र हो रहा है, एक मंथली रेंट, एक फोरफिटेड डिपॉजिट, एक एडवांस। इसलिए हम कह रहे थे कि भाई कोई भी इनकम शुरू करेंगे तो देखना पड़ेगा कि रिसीट बेसिस पर है कि अक्रूवल बेसिस पर है। एक ही हेड में अलग अलग 3 चीजें आती है, 3 बातें हैं, या तीनों को लॉ अपने अपने तरीके से ट्रीट कर। बात समझ आई? एक्चुअली हमें ये पढ़ना है, हम ये पढ़ने निकले हैं। अब आ जाए जनाब, आप कह रहे हैं जी सवाल नहीं समझ आया। सवाल ने कैसे सॉल्व होना है? सवाल ने हमारे दिमाग में इसका स्केच बड़ा सादा सा मौजूद है। जब अभी इनकम निकालनी है तो बड़ा सादा सा बात है। सबसे पहले देखना है जिस साल की बात हो रही है इसमें मंथली वाला रेंट हमने कितना रिसीव किया है। नहीं, 150 पर तो हमने पिछले साल दिया था 2021 में। साल बाद किराया बढ़ना था, 15,000 बढ़ गया। अब किराया कितना हो गया? 1,65,000 हो गया। और आजकल साल में कितने महीने आ रहे हैं? 12 ही आ रहे हैं अभी भी। चले जी, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर हमने, तो फिर क्या आ गया? 19 लाख। अच्छा जी, आप साथ साथ बताते जाइएगा। ये बात समझ आ गई है बच्चे? तो फिर पिछली दफा क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, ये तो क्रॉनिक इशू है हमारा, कोई नया थोड़े है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब साथ ही कॉन्सेप्ट ले, मुझे पता चला इस पर अक्रूवल लगना है। ये देखने की सवाल में जरूरत नहीं है कि ये रेंट मुझे रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, टेनेंट ने किराया पे किया है इस साल में कि नहीं किया, बल्कि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कहेगा लेकिन 3 महीने का किराया अभी आया नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है कि यार यहाँ ये बात नहीं देखनी, इस वाले हेड में ये बात नहीं। अच्छा, अभी शुरू में सिर्फ अपने समझने के लिए एग्जामिनर अभी शुरू में ऐसे भी लिखे फोरफिटेड डिपॉजिट और यहाँ 0 लगाया, आपको पता हो कि इस सवाल में नहीं है, ताकि आपको पता हो आपने 3 चीजें पिक करनी है, 3 चीजें सवाल में से ढूंढनी शुरू करनी है। अब आए जनाब तीसरी बात, एडवांस। एडवांस को जब पहले साल और आखिरी साल, जरा मेरी बात सुन लें तवज्जो से, पहला साल और आखिरी साल लेते वक्त
क्या देखना है? रिसीट बेसिस, पेमेंट बेसिस। यानी फर्ज कर ले, मैं आपको समझाने के लिए बात करने लगा हूं, वो कहता एज पर एग्रीमेंट 500,000 वॉज रिसीव्ड ऑन 30th June 2020। अब समझ आएगी बात आपको। भाई घर किराए पे लिया ना, 30 जून को आपको 5 लाख एडवांस दे दिया ताकि कल से घर में आ जाऊं, क्योंकि ये रिसीट बेसिस पर टैक्स होना था। 1/10 2020 में भी टैक्स होगा, फिर 21 में भी टैक्स होगा, अब 22 में पूछ रहा है, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट अब टैक्स हो रही होगी, क्योंकि इसका मीटर उस साल से शुरू हो जाना है, क्योंकि ये तो रिसीट बेसिस पर टैक्स होता है। तो अगर 30 जून को एडवांस पकड़ा देता आपको, तो फिर पहली 1/10 2020 में टैक्स हो जाना था। हाँ, उसमें वो नहीं टैक्स होना था मंथली रेंट, वो तो क्रूअल बेसिस पर होना था। बात समझ आई? इसी तरह जब खाली कर रहे होंगे ना घर, वेकेट कर रहे होंगे, वो कहता जी 30 जून को घर खाली कर दिया, अगले साल 5 तारीख को नए बंदे को दिया, उससे एडवांस लेके पहले वाले को दे दिया, वापसी तो अगले साल पे चली गई है। वापसी तो अगले साल पे चली गई है। ये जो पिछला साल है इसमें फिर 1/10 ऐड हो जाएगा। अकाउंटेंट लोगों हैं, नहीं समझ आ रही ना? कोई बात नहीं, मैं 1 by 1 करके करवाता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक समझ आ गई है? चलो जी आगे चलते हैं। Mr. Imran rented out a house on 1st July 2020 at a monthly rent of 100,000. As per agreement, 1 million was received as non-adjustable advance on 1st July 2020. Payment of rent will be paid at the end of each month. Tenant vacated the house on 31st December 20. Calculate property income for tax year 2023. कहानी शुरू कहाँ से की उसने? टैक्स ईयर 21 से, लेकिन हमारे से मांगी कौन सी है? 2023 की। 2023 कौन सा साल है? घर खाली करने वाला साल है। फिर उसने नहीं बताया नया किराएदार आया कि नहीं आया, कोई पता नहीं आया। कि जितनी बात बताएगा उतना ही सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं 2023 में रेंट क्या चल रहा था। यहाँ तो इंक्रीमेंट की बात ही नहीं की उसने, इसका मतलब है वही रेंट चल रहा था। कब खाली किया घर? अब खाली किया 31 दिसंबर, 6 महीने। इसका मतलब है अब मक्खी पे मक्खी तो नहीं मार देनी ना हमने, अब 1 लाख को 6 से ज़रब देनी है, क्योंकि 6 महीने उसने घर इस्तेमाल किया। ठीक है ना? तो 6 लाख रुपया तो ये आ गया हमारी इनका। क्या कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट है? अभी अपने समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। एडवांस का क्या बनेगा? ये तो ईयर ऑफ वेकेशन है, नो अमाउंट विल बी एडेड। इसका मतलब है 6 लाख पर ही टैक्स होगा। अब जो सवाल हम सॉल्व करते हैं ना, इसको देखें कि ये समझ आ गई है बात, क्योंकि जितनी बातें मैंने बोली है मैं 1 by 1 सारों को सॉल्व कर दूंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। ये 3 सवाल क्लियर हो गए? आगे चलते हैं। अच्छा जी, कितनी इनकम आ गई? 6 लाख ही आ गई। ओके, अब जरा आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। Mr. Imran rented out a house on 1st July 2020 at a monthly rent of 100,000. As per agreement, 1 million was received as non-adjustable advance on 1st July 20. Payment of rent will be paid at the end of each respective. Tenant vacated the house on 31st December 2022. House was rented to another new tenant on 1st January 2023 at a monthly rent of 1,50,000 and non-adjustable amount of 1.5 million. अब कहानी नहीं शुरू हुई है, यहाँ से समझना। जितने सवाल हम हल कर जाएंगे बस वहाँ तक रुकना है, आपने अगले सवाल हल नहीं करना है, उसको हम कल आएंगे तो फिर वहाँ से टेकअप करेंगे। इनको दोबारा कर लेना जाके। कहना सर आपने खुद ही तो कहा नहीं करने, नहीं इनका नहीं कहा है, ठीक है, इनका नहीं कहा। अब वो वाली कहानी समझनी है कि जब एक बंदा छोड़ के चला जाए और उसी साल नया बंदा आ जाए, तो जाने वाले पर जाने वाले का उसूल लगेगा, आने वाले पर आने वाले का
का उसूल लगेगा। एक तो ये मोटी सी बात हमें पता लग गई। चले जनाब, कौन से साल की बात हो रही है? 2023 की बात हो रही है। रेंट में इंक्रीमेंट की कोई बात नहीं आ रही, हमें उसको कंपाउंडिंग करके नहीं लाना, रेंट वही चल रहा है। इसका मतलब है कितने महीने पुराना टेनेंट रहा रेंट। अब जरा गौर करें, रेंट के मैंने दो हिस्से बना दिए आपको समझाने के लिए। ओल्ड वाला टेनेंट कितने महीने रहा, क्या रेंट दे रहा था? 6 लाख रुपया इसका रेंट मंथली वाला। और न्यू ये कितने अर्से रहा? ये भी 6 महीने रहा। इसने 1.5 लाख दिया, 9 लाख रुपया ये आपका मंथली रेंट के हेड में ये पैसे मिले हमें। फोरफिटेड डिपॉजिट का कोई जिक्र है ना, पुराने का ना नए का। एडवांस अपने समझने के लिए, बाद में कभी हम ऐसा नहीं किया करेंगे, अपने समझने के लिए एडवांस ओल्ड वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। न्यू वाला एडवांस। बस यहाँ एक बात सीखनी है, ये आइंदा एग्जाम में नहीं लिखेंगे, अपने समझने के लिए भी कर रहे हैं। न्यू वाले एडवांस का उसूल क्या है? इनकम टैक्स लॉ कहता है कि भाई न्यू वाले का ये नहीं है कि नए वाले का 1/10 ले लो। अब उससे हमने कितने पैसे लिए हैं? 15 लाख। पहले वाले से कितने लिए थे? 10 लाख। अब ये नहीं है कि इसका 1/10 ले लो, बल्कि लॉ आपको एक प्रोसीजर समझा रहा है। वो कह रहा है यार एक काम करें, आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, टैक्स पेयर को फायदा पहुंचा रहे हैं इस उसूल में। क्या फायदा पहुंचा रहे हैं? वो कहता है यार ऐसा करें, एक फार्मूला बना लें, न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस टेक्स्ट। ओल्ड एडवांस टेक्स्ट मैं समझाता हूँ, डिवाइडेड बाय 10, ये ऐड हुआ करेगा। ओल्ड एडवांस टेक्स्ट का मतलब है जितना आप इनकम में ऐड कर चुके हो। अब जरा तवज्जो रखनी है, फिर समझ आएगी बात। पुराना टेनेंट कब आया था जी? 2021 में। हमने टैक्स ईयर 2021 में 1 लाख रुपए ऐड किया और 2022 में भी किया और 2023 में जब वो गया तो कुछ नहीं किया। उस बंदे का जो एडवांस पकड़ा था उसमें 2 लाख के ऊपर हम इनकम में शामिल कर चुके हैं। बात समझ आ गई? जो बंदा छोड़कर गया है, बल्कि जो बंदे छोड़कर गए, जब से हमने बिल्डिंग किराए पर देनी शुरू की है ना, पिछले सारी इनकम माइनस कर लेंगे जो इनकम में ऐड हो चुकी हुई है। फिर भी खुद ही आंसर उसको टेकअप कर लेगा। अब आपने नए बंदे से कितना एडवांस लिया? 15 लाख रुपया। 2 लाख ऑलरेडी टैक्स में जा चुका हुआ है। इसको तकसीम करें 10 से, 1,30,000 ऐड हुआ करेगा। ये बात समझ आई है? न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स्ड डिवाइडेड बाय 10। अब इसके ऊपर फिर वही उसूल लगा। अब ये आइंदा 10 साल ऐसे चलेगा अगर ये बंदा हमारे साथ चलता रहा, और अगर दूसरे तीसरे साल ये भी वजीर आज़म की तरह चला गया तो फिर इसके वाला 2 लाख भी और जितना ये होगा ये भी ऐड करके उस नए वाले में से माइनस कर लेंगे। बात समझ आ गई है? देखिए क्या हुआ, 6 लाख ये आ गया, 9 लाख ये आ गया और 15 लाख में से पहले 2 लाख माइनस किया, उसका 1/10 लिया, 1,30,000 ये आ गया, 16,30,000 पे टैक्स दे देंगे। दानिस्ता उसको ना टेकअप नहीं करा कि आपके जहनों में अभी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, वरना उसूल बड़ा सादा है। फर्ज किया पिछले वाला टेनेंट 10 साल रहने के बाद गया तो सारी अमाउंट टैक्स हो गई होगी। तो बस 15 लाख में से 10 लाख माइनस कर देंगे, बाकी 5 लाख बचेगा, उसकी 10 इंस्टॉलमेंट बननी शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने दानिस्ता इस सवाल को भी टेकअप नहीं किया था ताकि बात कॉम्प्लेक्स ना हो। जहां तक कर रहे हैं वो बात आपको समझ आ जाए।
बेटा जो बात बची है, एडवांस तो 15 लाख लिए ना, 15 लाख में से 2 लाख माइनस कर दिया, 13 लाख को डिवाइडेड बाय 10 किया, इसीलिए 1,30,000 है। बात समझ आ रही है? असल में क्या हो रहा है, असल में चले मैं एक और एंगल से समझाता हूँ आपको, एक और एंगल समझाता हूँ। फर्ज करें, तवज्जो करें, फर्ज करें एक आदमी 10 साल रहता रहा, ये पहला बंदा 10 साल रहा और उसने 10 लाख दिए थे, 10 लाख के 10 लाख टैक्स हो गए, एक नया बंदा आ गया, आपने उससे भी 10 लाख की एडवांस लिया, अब कुछ ऐड नहीं होना, क्योंकि 10 लाख माइनस 10 लाख खत्म। इसका मतलब है गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो आप एडवांस लेंगे वो लाइफ में एक दफ़ा टैक्स होगा। आप आइंदा 10 लाख से टैक्स बढ़ाना बंद कर दें, एडवांस ना बढ़ाएं, अब क़यामत तक दोबारा टैक्स नहीं लगेगा आप पे, क्योंकि 10 लाख पे आप टैक्स दे चुके हो। अब समझ आई बात? नहीं समझ आई? कोई बात नहीं। सर देखें ना, आपने कहा कि सपोज एक बंदे ने ये हमसे एडवांस लिया है 10 लाख रुपए, कोई हमसे नहीं लिया, हमें तो एडवांस दिया है बेटा, इसीलिए तो और उसने पूरा साल यूज कर लिया, उसका एडवांस पूरा यूटिलाइज होगी, उन्होंने उसने वापस भी कर दिया, तो जो नया बंदा आएगा जिसको हमने, देखो मैं आसान करता हूँ इस बात को, मैं समझ गया बात, मैं आसान करता हूँ इस बात को। गवर्नमेंट को शक क्या पड़ा है कि ये जो पैसे हैं ना अपने इस्तेमाल कर रहे हो, है तो हमारी लाइबिलिटी उसूलन, हमारी लाइबिलिटी को गवर्नमेंट इनकम बना रही है ज़बरदस्ती। कोई बात नहीं भाई, गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, और तो बंदा उठा के ले जाते हैं, ये तो इनकम है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं इसका 10वां हिस्सा हम आपका इनकम बना रहे हैं। एक बंदे से मैंने 10 लाख लिया, वो 10 साल 11 साल 12 साल मेरे पास ही टेनेंट रहा, 10 साल तक इनकम बनती रही, इसके होते हुए भी 11वें में इनकम नहीं बन रही थी। बार क्यों नहीं बन रही थी भाई? 10 लाख पूरा टैक्स हो गया है, 10 लाख पूरा टैक्स हो गया है, अब किस चीज़ का टैक्स दूं? अब 12-13 साल के बाद ये छोड़ के चला गया, एक नया बंदा आया, उसने भी 10 लाख ही दिया है, ये तो पहले ही टैक्स हुआ हुआ है। मैं 10 लाख से ऊपर कोई अमाउंट लूँगा तो फिर दोबारा अगले 10 साल उसकी टैक्सेशन होनी है। ये देखिए ऊपर कैसे निकल रहा है, न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस टैक्स। बात समझ आ रही है? अब इसके दरमियान में चेंज आ गई, 10 साल पूरे कोई नहीं हुए थे, हमने नए बंदे से 15 लाख एडवांस लिया, पुराने बंदे की जो 10 लाख लिया था उसमें 2 लाख टैक्स हो गया था, वो माइनस किया, वो कहते इसका मतलब है 13 लाख एडवांस लिया हमने, जिसको भी इनकम में शामिल करना है। इसकी 10 किस्तें बनाई हैं, 1,30,000 आना शुरू हो गया। बात समझ आई है? अब ये बात हमने लिखी कैसे थी, वहाँ चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से इतना ही वो लेना था ताकि हम इसको रीड कर लें। ये देखिए अब ये बात यहाँ वापस आ गई। ड्यूरिंग 10 ईयर इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेंस्ट another non-adjustable advance, new advance less the portion of the previous advance already charged to tax shall be chargeable equally in 10 next year। ये वाली काम कर रहे हैं इस वक्त। दूसरा टेनेंट, तीसरा टेनेंट, 5वां टेनेंट, 50वां टेनेंट, हम अपना हिसाब रखेंगे, जितना टैक्स करवा चुके होंगे वो माइनस कर दिया करेंगे, अगर उससे ज़्यादा ले रहे होंगे तो वो अमाउंट ऐड होना शुरू हो जाएगी, और अगर उससे कम लेना शुरू हो जाए तो माइनस नहीं होगी, सिर्फ ऐड होना बंद हो जाएगी। बस हालात ऐसे हुए, आपने कहा अब तो कोई किराए पे घर ही नहीं ले रहा, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, सारे अफगानी हमने निकाल दिए, कहते अब तो कोई है ही नहीं यहाँ, किराए पे घर किसने लेना, ठीक है ना। तो ये वो ख्वाब है जो रियासत देख रही। तो खैर, तो अब आपने कहा यार घर किराए पे ले लो, एडवांस कोई नहीं है, कहा जी मेरा तो पहले ही टैक्स हुआ है, तो न्यू एडवांस 0 माइनस ओल्ड एडवांस टैक्स 7 लाख, तो ये तो माइनस में आंसर आ गया। क्या अब ये इनकम में से माइनस होगा? तो लॉ का उसूल है कि नहीं यार, हम आपको एडिशन समझा रहे थे, सब्ट्रैक्शन नहीं समझा रहे थे, ऐड होना बंद हो जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है बस वहाँ तक जाना है, उससे अगले सवाल नहीं सॉल्व करना। आपका होमवर्क हमेशा वो है जो मैंने क्लास में करवाया है,
इमाम से आगे जाएं तो नमाज टूट जाती है। बात समझ आइए? इमाम से आगे चले जाएं तो नमाज टूट जाती है, तो नमाज की भी हिफाजत करना है। कल मुलाकात होगी यहाँ से आगे।